प्रेरक पन्ने में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी अक्सर चीजें भूल जाते हैं? क्या नई जानकारी को याद रखने में आपको मुश्किल होती है, या फिर पढ़ाई करते समय आपका ध्यान भटक जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं केविन हॉर्सले की अद्भुत किताब अनलिमिटेड मेमोरी के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मेमोरी को एक सुपर पावर में बदल सकते हैं, कैसे चीज़ों को चुटकियों में याद रख सकते हैं और कैसे अपने फोकस को एक लेजर की तरह शार्प बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी याददाश्त की सीमाओं को तोड़ने के लिए और अपनी सीखने की यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बताए गए तरीके आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, हमारी मेमोरी की असली शक्ति, द रियल पावर ऑफ आवर मेमोरी के बारे में। केविन हॉर्सले इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी याददाश्त की असली क्षमता को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और इसे कभी भी एक मशीन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर में क्या होता है, आप जितनी जानकारी डालते हैं वो उतनी ही स्टोर कर पाता है, उसकी मेमोरी लिमिटेड होती है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा नहीं है, हमारी याददाश्त की कोई सीमा नहीं है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, जितना ज़्यादा याद करते हैं, हमारी याददाश्त उतनी ही बेहतर होती जाती है। कंप्यूटर में अगर आप ज़्यादा डेटा डालते हैं तो वो धीमा हो जाता है, लेकिन हमारा दिमाग तो उल्टा काम करता है। जितना ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही तेज़ और शार्प होता जाता है। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपका दिमाग एक हार्ड ड्राइव है जो कभी भर जाएगी, क्योंकि ये एक अनंत क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो हम चीज़ें याद क्यों नहीं रख पाते? इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है, बल्कि ये है कि हम अपनी याददाश्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि याद कैसे करना है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि याददाश्त को कैसे बेहतर बनाना है। हम रट्टा मारने पर जोर देते हैं, जबकि हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। हम जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस नहीं करते। जब कोई जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है, तो अगर हम उसे सही तरीके से कोड नहीं करते, सही तरीके से उसका कनेक्शन नहीं बनाते, तो वो खो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी लाइब्रेरी में कोई किताब रखें, लेकिन उसे सही शेल्फ पर न रखें। जब आपको वो किताब चाहिए होगी तो आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी सही जगह पर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है। हम अक्सर ध्यान नहीं देते या जानकारी को सतही तौर पर ही लेते हैं, जिससे वो हमारी लंबी अवधि की मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाती। इसीलिए केविन हॉर्सले कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी स्मृति पर विश्वास बनाना होगा। हमें ये मानना होगा कि हमारी याददाश्त अद्भुत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है या मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। ये नकारात्मक विचार हमारी क्षमता को और कमज़ोर करते हैं। जब आप अपनी याददाश्त पर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग भी उस विश्वास के साथ काम करता है। ये एक मानसिक बाधा है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि याददाश्त कोई जन्मजात चीज़ नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे अभ्यास और सही तकनीकों से विकसित किया जा सकता है। जैसे एक मांसपेशी को ट्रेनिंग से मजबूत किया जा सकता है, वैसे ही अपनी याददाश्त को भी मजबूत किया जा सकता है। तो आज से ही अपनी याददाश्त को कमज़ोर कहना बंद करें और उस पर विश्वास करना शुरू करें। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, तो आप उसे बेहतर बनाने के लिए कदम भी उठाएंगे, और तब आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त कितनी पावरफुल है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, फोकस और ध्यान की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। केविन हॉर्सले इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अच्छी याददाश्त के लिए ध्यान केंद्रित करना क्यों ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उसे याद कैसे रख पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को कुछ बता रहे हों और वो आपकी बात सुन ही न रहा हो। जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला कदम उस पर पूरी तरह से ध्यान देना होता है। अगर हमारा दिमाग भटक रहा है, अगर हमारा ध्यान इधर उधर है, तो जानकारी हमारे दिमाग में ठीक से रजिस्टर ही नहीं हो पाती। इसे ऐसे समझिए कि कोई नई जानकारी आपके दिमाग में तब तक नहीं जा सकती जब तक आप उसे वेलकम न करें, उस पर ध्यान न दें। हमारा दिमाग एक साथ कई चीज़ें नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम किसी एक चीज़ पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और इसी वजह से वो जानकारी हमारी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन पाती। इसलिए अगर आप कुछ भी याद रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई पढ़ाई का मटीरियल हो या कोई नया स्किल हो, तो सबसे पहले उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना सीखें। अब बात आती है कि आज की दुनिया में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो उन्हें कैसे हटाएं? केविन हॉर्सले कहते हैं कि ये एक युद्ध है जो आपको जीतना होगा। सबसे पहले तो अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करें। अगर आप पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो अपने फ़ोन को दूर रखें, उसे साइलेंट मोड पर या एयरप्लेन मोड पर डालें। नोटिफिकेशंस बंद करें। ऐसी जगह चुनें जहां शोरगुल ना हो। इसके अलावा अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन पर भी काम करें। अक्सर हमारा दिमाग खुद ही भटकने लगता है, पुरानी बातें सोचने लगता है या भविष्य की चिंता करने लगता है।
इसके लिए केविन कहते हैं कि टू डू लिस्ट बनाएं। जो भी काम आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें लिख लें ताकि आपका दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश न करे। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक बार में एक ही काम पर फोकस करें। जब आप एक काम पूरा कर लें तभी दूसरे पर जाएं। और हाँ, अगर आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लें, गहरी सांस लें और फिर से अपने काम पर लौटें। और इसी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने और फोकस बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है माइंडफुलनेस अभ्यास। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में रहना, अपने आसपास और अपने अंदर चल रही चीजों के प्रति जागरूक रहना। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक व्यायाम है। आप दिन में कुछ मिनट निकालकर ये अभ्यास कर सकते हैं। बस चुपचाप बैठ जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें, महसूस करें कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। जब आपका दिमाग भटकने लगे तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर ले आएं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ रही है। आप अपने आसपास की चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगेंगे। इससे न केवल आपका फोकस बढ़ेगा, बल्कि आप तनाव भी कम महसूस करेंगे। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं कि वो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दे। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपकी याददाश्त अपने आप बेहतर होने लगती है, क्योंकि अब आप जानकारी को ज्यादा ध्यान से और गहराई से प्रोसेस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाना, मेकिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल के बारे में। केविन हॉर्सले कहते हैं कि हमारी याददाश्त रटने से कहीं ज्यादा मीनिंग यानी अर्थ पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी जानकारी को बिना समझे बस यूं ही रटते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा देर टिक नहीं पाती। लेकिन जब हम उस जानकारी का कोई मतलब निकालते हैं, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, या उसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। सोचिए, आपको किसी कहानी के किरदार जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि वो आपको कुछ महसूस करवाते हैं, उनका कोई मतलब होता है। लेकिन अगर आपको बस बेतरतीब शब्दों की लिस्ट याद करनी हो तो वो मुश्किल लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न, कहानियों और अर्थ को बहुत पसंद करता है। ये वही जानकारी ज्यादा आसानी से स्टोर करता है जिसका उसके लिए कोई मतलब हो। तो याददाश्त में मीनिंग का महत्व ये है कि ये जानकारी को सिर्फ एक डेटा नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देती है जिसे दिमाग लंबे समय तक याद रख पाता है। इसी मीनिंग को बनाने के लिए केविन हॉर्सले दो बहुत ही पावरफुल तकनीकें बताते हैं: विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, और एसोसिएशन, जोड़ना। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में एक तस्वीर के रूप में देखना, उसे महसूस करना। जब आप कोई चीज याद कर रहे हों तो उसे अपने दिमाग में चलता हुआ देखें, उसमें रंग भरें, आवाजें डालें, यहाँ तक कि गंध और स्वाद भी जोड़ें। जितना ज्यादा आप अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही स्पष्ट और यादगार वो तस्वीर बनेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको हाथी शब्द याद करना है तो सिर्फ हाथी शब्द न बोलें, बल्कि अपने दिमाग में एक विशाल भूरा हाथी देखें, उसकी सूंड हिलती हुई देखें, उसकी चिंगाड़ सुनें। दूसरी तकनीक है एसोसिएशन, यानी जोड़ना। इसका मतलब है नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जिसे आप पहले से जानते हैं। ये अजीब या मजेदार हो सकता है। जैसे, अगर आपको किसी नए व्यक्ति का नाम याद करना है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति या चीज से जोड़ें जिसका नाम वैसा ही हो, या उसे कोई ऐसी हास्यास्पद तस्वीर दें जो आपको उस नाम से जुड़ी हो। जितना अजीब और हास्यास्पद एसोसिएशन होगा, उतना ही वो याद रहेगा। जब आप इन दोनों तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप जानकारी को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उसे अपने दिमाग में एक कहानी, एक अनुभव में बदल देते हैं। अब बात आती है कि अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जानकारी को ठोस कॉन्क्रीट कैसे बनाएं। अमूर्त जानकारी वो होती है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, जैसे कि कॉन्सेप्ट, विचार या संख्याएं। इन्हें याद रखना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि इनकी कोई तस्वीर नहीं बनती। केविन हॉर्सले कहते हैं कि इन अमूर्त चीजों को हमें कॉन्क्रीट यानी ठोस बनाना होगा। इसका मतलब है उन्हें किसी ऐसी चीज में बदलना जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें या कल्पना कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई तारीख याद करनी है तो उस तारीख को किसी ऐतिहासिक घटना या किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो उस तारीख से जुड़ी हो। अगर आपको कोई मुश्किल वैज्ञानिक सिद्धांत समझना है तो उसे किसी कहानी में बदल दें या उसके लिए कोई रूपक, मेटाफोर तैयार करें। संख्याओं के लिए आप उन्हें चीजों, लोगों या स्थानों में बदल सकते हैं, जैसे 1 को पेंसिल से, 2 को हंस से। जितना ज्यादा आप किसी अमूर्त चीज को किसी ठोस, विजुअलाइजेबल रूप में बदलेंगे, उतना ही आसान उसे याद रखना होगा। यह आपके दिमाग को एक एंकर देता है जिससे वो जानकारी को आसानी से पकड़ पाता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस निकाल पाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, SLANT टेक्निक के बारे में। केविन हॉर्सले कहते हैं कि सिर्फ सही तकनीकें जानना काफी नहीं है, बल्कि आपको उन्हें लागू करने के लिए एक्टिव भी रहना होगा। और इसी एक्टिव रहने और अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए वो एक कमाल की तकनीक बताते हैं जिसका नाम है SLANT टेक्निक। ये कोई सिर्फ सुनने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि इसमें आपको शारीरिक रूप से भी शामिल होना पड़ता है।
इससे आपका दिमाग ज़्यादा अलर्ट रहता है और आप जानकारी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इस टेक्निक का पहला अक्षर है एस, जिसका मतलब है सिट अप या सीधा बैठें। सोचिए, जब आप आलस में ढीले ढाले होकर बैठे होते हैं तो क्या आपका दिमाग भी उसी तरह ढीला नहीं हो जाता? बिल्कुल। जब आप सीधा बैठते हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और आपके दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे आप ज्यादा चौकन्ने और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका आपके फोकस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आप सीधा बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को एक तरह से सिग्नल देते हैं कि मैं अब सीखने के लिए तैयार हूं। दूसरा अक्षर है एल, यानी लीन फॉरवर्ड या आगे की ओर झुकें। ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। जब आप किसी वक्ता की तरफ या जिस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं उसकी तरफ थोड़ा आगे झुकते हैं तो ये दिखाता है कि आप उत्सुक हैं, आप पूरी तरह से इंगेज्ड हैं। ये सिर्फ सामने वाले को ही नहीं दिखाता, बल्कि आपके दिमाग को भी बताता है कि ये जरूरी है, इस पर ध्यान दो। ये आपको बातचीत या लेक्चर में मानसिक रूप से ज्यादा मौजूद रहने में मदद करता है। तीसरा अक्षर है ए, जिसका मतलब है आस्क क्वेश्चंस या सवाल पूछें। ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सिर्फ जानकारी को सुन नहीं रहे होते, बल्कि उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। आप उसे समझ रहे होते हैं। सवाल पूछने से आप एक्टिवली उस जानकारी से जुड़ते हैं। यह आपको किसी भी लेक्चर या किताब के दौरान बोर होने से बचाता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सवाल पूछें। अगर आप किसी चीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो सवाल पूछें। सवाल पूछना आपके दिमाग को सोचने और जानकारी को गहराई से प्रोसेस करने के लिए मजबूर करता है। चौथा अक्षर है एन, यानी नॉड योर हेड या सिर हिलाएं। ये सिर्फ हाँ कहने का तरीका नहीं है। जब आप किसी बात पर सिर हिलाते हैं तो आप उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं और अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि आप समझ रहे हैं। ये एक छोटा सा शारीरिक संकेत है जो आपके दिमाग को अलर्ट रखता है और उसे बताता है कि आप जानकारी को फॉलो कर रहे हैं। ये आपको निष्क्रिय श्रोता बनने से बचाता है और आपको बातचीत में शामिल रखता है। और आखिरी अक्षर है टी, यानी टॉक टू योर टीचर या अपने टीचर से बात करें। यहाँ टीचर का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज के टीचर नहीं, बल्कि कोई भी जिससे आप सीख रहे हैं, चाहे वो कोई वक्ता हो, कोई मेंटर हो या आप किसी किताब से सीख रहे हो। इसका मतलब है कि सिर्फ बैठकर जानकारी को ग्रहण न करें, बातचीत करें। जो कुछ आपने सीखा है उसे अपने शब्दों में दोहराएं। ये तरीका आपके दिमाग में जानकारी को और मजबूती से बिठा देता है। जब आप किसी और से बात करते हैं तो आपको वो जानकारी अपने शब्दों में समझानी पड़ती है और इससे वो आपके दिमाग में और भी पक्की हो जाती है। तो दोस्तों, SLANT टेक्निक सिर्फ बैठने या सिर हिलाने के बारे में नहीं है। ये एक पूरी मानसिकता है जो आपको सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल करती है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, बल्कि आप सक्रिय रूप से सीख रहे होते हैं और यही आपकी याददाश्त को कई गुना बेहतर बनाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी किताब में सबसे ज़्यादा जिस तकनीक पर जोर देते हैं वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग असल में तस्वीरों में सोचता है, शब्दों में नहीं। सोचिए, जब मैं आपसे कहता हूँ सेब, तो क्या आपके दिमाग में सेबी अक्षर आते हैं या एक लाल हरा सेब, गोल मटोल, शायद कटा हुआ? बिल्कुल, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है। यही हमारी याददाश्त की असली ताकत है। शब्दों को याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि वो अमूर्त होते हैं, उनका कोई ठोस रूप नहीं होता। लेकिन तस्वीरें हमारे दिमाग में आसानी से रजिस्टर हो जाती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी जानकारी को याद रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में एक विविड, जबरदस्त तस्वीर में बदलना सीखें। ये दिमाग की अपनी स्वाभाविक भाषा है और जब आप इस भाषा में बात करते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को बहुत तेज़ी से और आसानी से सीखता है। अब सवाल आता है कि इमेजेस से जुड़ाव कैसे बनाएं? सिर्फ तस्वीर बनाना काफ़ी नहीं है, उस तस्वीर में जान डालना भी ज़रूरी है। केविन हॉर्सले कहते हैं कि आपको अपनी तस्वीरों को इंटरैक्टिव बनाना होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक स्थिर तस्वीर न देखें, बल्कि उसे चलता हुआ देखें, उसमें कुछ एक्शन जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब और हाथी याद करना है तो सिर्फ किताब और हाथी की अलग अलग तस्वीरें न देखें, बल्कि अपने दिमाग में एक हाथी को एक विशाल किताब पढ़ते हुए देखें या एक किताब को हाथी की सूंड से झूलते हुए देखें। जितना ज्यादा आपकी तस्वीरें अजीब, मज़ेदार और आपस में जुड़ी होंगी, उतना ही वो याद रहेंगी। कोशिश करें कि आपकी तस्वीरें गतिशील हों, उनमें कुछ हो रहा हो। इससे आपका दिमाग उन्हें ज्यादा ध्यान से देखेगा और एक कहानी की तरह याद रखेगा। और इसी जुड़ाव और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए केविन हॉर्सले 3 चीज़ों को जोड़ने की सलाह देते हैं: कलर, रंग, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, और इमोशन, भावना। सबसे पहले रंग। अपनी मानसिक तस्वीरों में ढेर सारे चमकीले रंग भरें। हमारा दिमाग चमकीली और रंगीन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देता है। एक काले और सफ़ेद हाथी के बजाय एक नीले या गुलाबी हाथी की कल्पना करें। जितने ज्यादा रंग होंगे उतनी ही ज्यादा यादगार वो तस्वीर बनेगी। दूसरा है अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन। अपनी तस्वीरों को बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, अजीब या बेतुका बनाएं। आम चीज़ों को असामान्य बनाएं।
अगर आपको कोई व्यक्ति याद करना है तो उसे इतना लंबा सोचें कि वो छत छू रहा हो, या इतना छोटा कि आप उसे अपनी जेब में रख सकें। एक कार को इतना बड़ा सोचें कि वो पूरे शहर को घेर ले। जितनी ज्यादा अतिशयोक्ति होगी उतनी ही वो तस्वीर आपके दिमाग में छप जाएगी, क्योंकि दिमाग असामान्य चीजों को भूलता नहीं है। और तीसरा है भावना, इमोशन। अपनी तस्वीरों में भावनाएं जोड़ें। क्या वो तस्वीर आपको हंसाती है, डराती है, या आपको आश्चर्यचकित करती है? भावनाओं से जुड़ी जानकारी हमारे दिमाग में बहुत गहराई तक जाती है। अगर आपकी तस्वीर हास्यास्पद है तो आपको हंसी आएगी, और ये हंसी उस जानकारी को याद रखने में मदद करेगी। अगर आप किसी चीज को डरावना या रोमांचक बनाते हैं तो वो भावना भी आपको याददाश्त में मदद करेगी। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन टेक्निक का असली जादू ये है कि आप जानकारी को अपने दिमाग की भाषा में बदल देते हैं। आप उसे एक फिल्म की तरह देखते हैं जिसमें रंग होते हैं, एक्शन होता है और भावनाएं होती हैं। जब आप इस तरह से सोचना सीख जाते हैं तो आपकी याददाश्त सचमुच अनलिमिटेड महसूस होने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के छठे टॉपिक, लिंकिंग टेक्निक, चेन मेथड के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी किताब में सिर्फ एक शब्द या एक जानकारी को याद रखने की बात नहीं करते, बल्कि वो हमें सिखाते हैं कि कैसे जानकारी की एक लंबी लिस्ट या पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से याद रखा जा सकता है। और इसके लिए वो जिस कमाल की तकनीक के बारे में बताते हैं वो है लिंकिंग टेक्निक, जिसे चेन मेथड भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक जानकारी को अगली जानकारी से जोड़ते जाते हैं, जैसे एक जंजीर की कड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस टेक्निक का पहला कदम है एक आइटम को दूसरे से कैसे जोड़ें। मान लीजिए आपको कुछ बेतरतीब शब्द याद करने हैं, किताब, पेड़, घड़ी, बिल्ली, जूता। अब आप इन्हें एक एक करके याद करने की बजाय इन्हें आपस में जोड़ेंगे। अपनी पहली चीज किताब को दूसरी चीज पेड़ से जोड़ें। कल्पना करें कि एक विशाल किताब एक पेड़ की टहनी पर उग रही है और उस किताब के पन्ने हवा में उड़ रहे हैं। अब पेड़ को घड़ी से जोड़ें। सोचिए कि पेड़ के तने से एक बड़ी सी घड़ी लटकी हुई है और उसकी टिक टिक की आवाज आ रही है। अब घड़ी को बिल्ली से जोड़ें। कल्पना करें कि एक शरारती बिल्ली उस घड़ी के डायल पर कूद रही है और उसकी सुइयां तोड़ रही है। और अंत में बिल्ली को जूता से जोड़ें। सोचिए कि वो बिल्ली एक बहुत बड़े जूते के अंदर बैठी है और उसमें से झांक रही है। आप देख रहे हैं, आपने हर आइटम को अगले आइटम से एक तस्वीर के जरिए जोड़ दिया। जब आप एक आइटम याद करेंगे तो अगला आइटम अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। केविन हॉर्सले कहते हैं कि ये लिंकिंग टेक्निक असल में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से याद रखना है। हमारा दिमाग कहानियों को बहुत पसंद करता है। एक अच्छी कहानी में शुरुआत होती है, बीच का हिस्सा होता है और अंत होता है, और सभी घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जब आप अपनी याद की जाने वाली चीजों को एक कहानी में पिरोते हैं, भले ही वो कितनी भी अजीब क्यों न हो, आपका दिमाग उसे ज्यादा आसानी से प्रोसेस करता है और याद रखता है। जैसे हमने ऊपर किताब, पेड़, घड़ी, बिल्ली, जूता को एक अजीब सी कहानी में बदल दिया। इससे क्या होता है? आपका दिमाग सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं देख रहा होता, बल्कि वो एक मजेदार फिल्म देख रहा होता है। कहानियों में एक क्रम होता है, एक बहाव होता है, और यही चीज याददाश्त को मजबूत बनाती है। और इस कहानी को यादगार बनाने के लिए आपको याद रखने के लिए असामान्य सीन्स, दृश्यों का प्रयोग करना होगा। जितनी ज्यादा आपकी कल्पना की गई तस्वीरें अजीब, हास्यास्पद, अतिशयोक्तिपूर्ण और भावना जगाने वाली होंगी, उतनी ही मजबूती से वो आपके दिमाग में बैठेंगी। याद है, हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक में बात की थी रंग, अतिशयोक्ति और भावना की। उन सभी को यहां भी इस्तेमाल करें। एक किताब का पेड़ से उगना, ये एक असामान्य दृश्य है। बिल्ली का घड़ी तोड़ना भी असामान्य है। सामान्य और तर्कसंगत चीजों को हमारा दिमाग अक्सर अनदेखा कर देता है, लेकिन जब कुछ असामान्य होता है तो हमारा दिमाग तुरंत उस पर ध्यान देता है और उसे याद रख लेता है। तो अपनी कल्पना को उड़ान दें। बेतुकी से बेतुकी तस्वीरें बनाएं, उन्हें जीवंत करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि लंबी से लंबी लिस्ट भी आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 7वें टॉपिक, द रोमन रूम टेक्निक, मेमोरी पैलेस के बारे में। केविन हॉर्सले हमें याददाश्त की एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल तकनीक के बारे में बताते हैं, जिसे रोमन रूम टेक्निक या मेमोरी पैलेस कहा जाता है। ये तकनीक इतनी प्रभावी है कि पुराने समय में बड़े बड़े वक्ता और विद्वान इसका इस्तेमाल लंबी लंबी बातें और भाषण याद रखने के लिए करते थे। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि आप अपनी याद की जाने वाली जानकारी को किसी ऐसी जगह से जोड़ते हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस टेक्निक का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने घर या किसी परिचित जगह का उपयोग करना। आप किसी भी ऐसी जगह को चुन सकते हैं जिसके हर कोने से आप वाकिफ हों। यह आपका अपना घर हो सकता है, आपके दोस्त का घर, आपका ऑफिस, आपका स्कूल, या यहाँ तक कि आपके रोजमर्रा के रास्ते में आने वाली कोई सड़क। सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस जगह को अपनी आंखें बंद करके भी एक एक डिटेल के साथ देख सकें। आपको पता हो कि दरवाजा कहाँ है, सोफा कहाँ रखा है, खिड़की कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। जितनी ज्यादा परिचित जगह होगी, उतनी ही आसानी से आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अपने घर का लिविंग रूम चुना। अब आता है दूसरा कदम, चीजों को लोकेशंस में रखना।
एक बार जब आपने अपनी जगह चुन ली तो अब आपको अपनी याद की जाने वाली जानकारी को उस जगह के अलग अलग हिस्सों में रखना शुरू करना है। कल्पना करें कि आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले क्या आता है? शायद दरवाज़ा, फिर सामने की दीवार, सोफा, टेबल, खिड़की, टीवी, ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ते जाएं। अब जो भी जानकारी आपको याद करनी है उसे इन लोकेशंस के साथ जोड़ते जाएं। मान लीजिए आपको एक शॉपिंग लिस्ट याद करनी है। दूध, ब्रेड, अंडे, सेब, साबुन। तो दरवाजे पर आते ही कल्पना करें कि दरवाजे से दूध की धारा बह रही है। दूध। सामने दीवार पर एक बड़ी सी ब्रेड की तस्वीर लटकी है। ब्रेड। सोफे पर बैठे हुए आप देख रहे हैं कि अंडे उछल कूद कर रहे हैं। अंडे। टेबल पर एक विशाल सेब नाच रहा है। सेब। और टीवी के अंदर से साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं। साबुन। आप देख रहे हैं आपने हर आइटम को एक खास लोकेशन के साथ जोड़ दिया है। जब आपको लिस्ट याद करनी होगी तो आप बस अपने मेमोरी पैलेस में चलेंगे और एक एक करके हर लोकेशन पर रखी हुई चीज़ आपको याद आती जाएगी। और इस पूरी टेक्निक का आधार है स्पेशल मेमोरी, स्थानिक स्मृति का उपयोग करना। हमारी स्थानिक स्मृति बहुत पावरफुल होती है। हम चीज़ों की जगह उनके लेआउट को बहुत आसानी से याद रखते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी नई जगह पर रास्ता शायद भूल जाएं, लेकिन अपने घर में या अपने शहर की गलियों में आपको कभी रास्ता नहीं भूलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग जगह और स्थान से जुड़ी जानकारी को बहुत मजबूती से दर्ज करता है। मेमोरी पैलेस इसी प्राकृतिक क्षमता का फायदा उठाता है। जब आप जानकारी को किसी परिचित स्थान से जोड़ते हैं तो आप अपनी स्थानिक स्मृति का उपयोग करके उस जानकारी को एंकर कर देते हैं। इससे सिर्फ लिस्ट ही नहीं बल्कि भाषण, महत्वपूर्ण तारीखें, लोगों के नाम और यहाँ तक कि जटिल अवधारणाएं भी आसानी से याद रखी जा सकती हैं। जितनी ज़्यादा स्पष्ट और अजीबोगरीब तस्वीरें आप अपने मेमोरी पैलेस में रखेंगे उतनी ही आसानी से आप उन्हें याद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 8वें टॉपिक चंकिंग टेक्निक के बारे में। केविन हॉर्सले कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में बहुत ज़्यादा जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब जानकारी बहुत ज़्यादा और बेतरतीब होती है तो हमारा दिमाग उसे छोड़ देता है या ठीक से याद नहीं रख पाता। इसी समस्या को हल करने के लिए वो एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताते हैं जिसे चंकिंग टेक्निक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बड़ी और जटिल जानकारी को छोटे, ज़्यादा मैनेज करने योग्य हिस्सों में तोड़ना। तो इस टेक्निक का पहला काम है बिग डेटा को छोटे टुकड़ों में बांटना। सोचिए, अगर मैं आपको 15-20 अंकों का एक बेतरतीब नंबर याद करने को दूं तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अपना फ़ोन नंबर याद करो तो आप झट से याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन नंबर को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हर हिस्से को हम एक चंक्स कहते हैं। जब आप जानकारी को चंक्स में तोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उसे पचाना आसान बना देते हैं। हमारा दिमाग एक बार में 5 से 9 आइटम ही आसानी से याद रख पाता है और चंकिंग हमें इसी सीमा के अंदर रहने में मदद करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बड़ी किताब को एक ही बार में पढ़ने की बजाय उसे अध्यायों में बांटकर पढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर, नाम या कॉन्सेप्ट्स को ग्रुप करना। चंकिंग सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। आप इसे नामों, शब्दों की लिस्ट या जटिल कॉन्सेप्ट्स पर भी लागू कर सकते हैं। नंबरों के लिए, जैसा मैंने फ़ोन नंबर का उदाहरण दिया, आप लंबे क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर या पासवर्ड को भी इसी तरह छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 6। नामों के लिए, अगर आपको कई लोगों के नाम याद करने हैं तो उन्हें छोटे समूहों में बांट लें। जैसे अगर आपके दोस्त और परिवार के नाम हैं तो दोस्तों के नाम एक ग्रुप में, परिवार के नाम दूसरे ग्रुप में, या फिर मिलते जुलते नामों को एक साथ ग्रुप करें। कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ाई करते समय ये बहुत काम आता है। मान लीजिए आपको इतिहास के किसी युद्ध के बारे में पढ़ना है जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं। आप उन्हें कालक्रम क्रोनोलॉजिकली के हिसाब से छोटे छोटे इवेंट्स में बांट सकते हैं, या फिर किसी विषय के अलग अलग उप विषयों, सब टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। हर ग्रुप को एक थीम या विचार से जोड़ें। और इस चंकिंग को और प्रभावी बनाने के लिए आपको पैटर्न पहचानना सीखना होगा। हमारा दिमाग पैटर्न्स को बहुत तेजी से पकड़ता है। जब आप जानकारी को चंक्स में तोड़ते हैं तो उन चंक्स में कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। क्या कोई तारीखें मिलती जुलती हैं? क्या कोई नाम किसी खास अक्षर से शुरू होते हैं? क्या कोई संख्या क्रम में है? उदाहरण के लिए, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 याद करना है तो आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में एक पैटर्न के तौर पर देख सकते हैं। या अगर आपको CPU, RAM, ROM, HDD जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स याद करने हैं तो आप इसे कंप्यूटर के अंदर के ज़रूरी पार्ट्स नाम के एक चंक में ग्रुप कर सकते हैं। पैटर्न ढूंढने से जानकारी ज़्यादा तार्किक और याद रखने में आसान हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी संरचित जानकारी को प्राथमिकता देता है। तो दोस्तों, चंकिंग टेक्निक आपकी याददाश्त पर बोझ कम करती है और उसे ज़्यादा कुशल बनाती है। ये आपको बड़ी चुनौतियों को छोटे, प्रबंधनीय लक्ष्यों में तोड़ने की कला सिखाती है, जिससे सीखना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 9वें टॉपिक
रेपिटेशन एंड एक्टिव रिकॉल के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी किताब में सिर्फ जानकारी को दिमाग में डालने की बात नहीं करते, बल्कि उसे वहां बनाए रखने की बात भी करते हैं। और इसके लिए वो दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पर जोर देते हैं: रेपिटेशन, दोहराव, और एक्टिव रिकॉल, सक्रिय याददाश्त। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन के महत्व की। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? परीक्षा से ठीक पहले सब कुछ रटते हैं और कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से दोहराव नहीं करते। केविन हॉर्सले कहते हैं कि किसी भी जानकारी को हमेशा के लिए याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना जरूरी है, लेकिन एक खास अंतराल पर। इसे ऐसे समझिए, आप किसी नई जानकारी को आज याद करते हैं, फिर उसे एक दिन बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। हर बार दोहराने का अंतराल बढ़ाते जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। ये बिल्कुल किसी रास्ते पर बार बार चलने जैसा है। पहली बार रास्ता कच्चा होता है, लेकिन बार बार चलने से वो पक्का और मजबूत हो जाता है। यही तरीका आपकी याददाश्त को भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं एक्टिव रिकॉल, सक्रिय याददाश्त के जरिए स्मृति को मजबूत बनाने की। ये सिर्फ निष्क्रिय रूप से जानकारी को पढ़ने या सुनने से कहीं ज्यादा है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप अपनी याद की हुई जानकारी को बिना किसी सहारे के अपने दिमाग से वापस निकालने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा। अब किताब बंद कर दें और खुद से पूछें कि आपने क्या क्या सीखा, जरूरी पॉइंट्स क्या थे। इसे अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को जानकारी को फेंक नहीं रहे होते, बल्कि उसे निकालने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक मांसपेशी को ट्रेन करने जैसा है। जितना ज्यादा आप उसे इस्तेमाल करेंगे, वो उतनी ही मजबूत होगी। जब आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को दोबारा प्रोसेस करता है, उसे मजबूत करता है और भविष्य में उसे और तेजी से एक्सेस करने में मदद करता है। और इसी एक्टिव रिकॉल का एक बेहतरीन तरीका है क्विज या टेस्ट के जरिए सेल्फ चेक कैसे करना चाहिए। जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं या कोई नया स्किल सीख लेते हैं तो खुद को टेस्ट करें। नोट्स को बिना देखे सवाल पूछें और उनके जवाब देने की कोशिश करें। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। किसी दोस्त को पढ़ाएं और देखें कि आप उसे कितनी अच्छी तरह समझा पाते हैं। ये सारे तरीके आपको एक्टिव रिकॉल में मदद करते हैं। जब आप खुद को टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ मजबूत हैं और कहाँ आपको और काम करने की ज़रूरत है। ये आपको उन जगहों को पहचानने में मदद करता है जहां आपकी याददाश्त कमज़ोर है, ताकि आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। ये तरीका न सिर्फ आपकी याददाश्त को मजबूत करता है, बल्कि आपको परीक्षा के लिए भी तैयार करता है और सीखने की प्रक्रिया को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और मज़ेदार बनाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 10वें टॉपिक, फास्ट रीडिंग और मेमोरी बूस्टिंग के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी किताब में सिर्फ ये नहीं बताते कि चीज़ों को याद कैसे करें, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि जानकारी को तेज़ी से कैसे समझा जाए और फिर उसे याद कैसे रखा जाए। इसी के लिए वो बात करते हैं फास्ट रीडिंग और मेमोरी बूस्टिंग की। सबसे पहले बात करते हैं जानकारी को तेजी से एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है। सोचिए, आज की दुनिया में हर तरफ जानकारी का अंबार है। किताबें, आर्टिकल्स, ऑनलाइन कंटेंट। अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। केविन कहते हैं कि अगर आप तेजी से जानकारी को ले पाते हैं तो आप कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। ये आपको न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन तेजी का मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि समझते हुए तेजी से पढ़ना है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम कर सकता है, लेकिन हम अक्सर अपनी पढ़ने की आदतें उसे धीमा कर देती हैं। जैसे एक एक शब्द पढ़ना या मन में शब्दों को दोहराना। जब आप इन आदतों को छोड़ते हैं तो आप जानकारी को तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं और इससे आपकी मेमोरी को भी फायदा होता है, क्योंकि आपका दिमाग एक साथ ज्यादा जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ट्रेन होता है। अब आता है दूसरा अहम सवाल, स्पीड रीडिंग के साथ कॉम्प्रिहेंशन, समझ कैसे बनाए रखें। ये बहुत से लोगों की चिंता होती है कि तेजी से पढ़ने से समझ कम हो जाती है। केविन हॉर्सले कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आप गलत तरीके से स्पीड रीडिंग करते हैं। सही तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को एक एक शब्द पर रुकने की बजाय शब्दों के समूहों पर ध्यान देना सिखाएं। सब वोकलाइजेशन, मन में पढ़ना छोड़ें। हम अक्सर मन में शब्दों को दोहराते हैं, इससे हमारी पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इसे रोकने की कोशिश करें। फिंगरिंग या पॉइंटर मेथड, अपनी उंगली या पेन को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखें तेजी से चलती हैं और भटकती नहीं हैं। फिक्सेशन, शब्दों पर ठहरना कम करें। एक बार में एक शब्द पर रुकने की बजाय 2-3 शब्दों के समूह पर नजर डालें। पेरिफेरल विजन, परिधीय दृष्टि का उपयोग करें। अपनी आंखों को प्रशिक्षित करें कि वो लाइन के बीच के साथ साथ साइड के शब्दों को भी देखें। जब आप इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो आपकी पढ़ने की गति बढ़ती है और आपकी समझ भी बनी रहती है, क्योंकि आपका दिमाग जानकारी को बड़े चंक्स में लेना सीख जाता है। और आखिर में, स्मृति बढ़ाने वाले अभ्यास कौन से हैं और उन्हें कैसे करें। केविन हॉर्सले कुछ खास अभ्यास बताते हैं जो आपकी याददाश्त को सीधे तौर पर बूस्ट करते हैं। मानसिक कल्पना, मेंटल इमेजरी, अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करें। दिन में कुछ मिनट निकालकर किसी भी चीज की बहुत विस्तृत तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं।
जैसे एक पेड़, एक कमरा या एक जानवर। उसमें रंग, गंध, आवाज सब जोड़ें। माइंड मैप्स जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे नोट्स में लिखने की बजाय माइंड मैप बनाएं। बीच में मुख्य विचार लिखें और फिर उससे जुड़ी हुई शाखाएं, ब्रांचेस निकालें। इसमें तस्वीरें, रंग और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। ये आपके दिमाग को जानकारी को विजुअली जोड़ने में मदद करता है। नियमित अभ्यास किसी भी कौशल की तरह याददाश्त भी अभ्यास से बढ़ती है। रोजाना कुछ न कुछ याद करने की कोशिश करें, चाहे वो लोगों के नाम हो, कोई कविता हो या नई भाषा के शब्द। स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन खाएं और व्यायाम करें। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग याददाश्त के लिए बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, फास्ट रीडिंग और मेमोरी बूस्टिंग सिर्फ आपको तेजी से पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना सिखाती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा सीख पाएं और उसे लंबे समय तक याद रख पाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 11वें टॉपिक, मेमोरी के शत्रु, एनिमीज ऑफ मेमोरी के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी किताब में सिर्फ ये नहीं बताते कि अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बनाएं, बल्कि वो उन चीज़ों पर भी जोर देते हैं जो हमारी याददाश्त को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही होती हैं। वो इन्हें मेमोरी के शत्रु कहते हैं। इन शत्रुओं को पहचानना और उनसे बचना उतना ही जरूरी है जितना कि याददाश्त बढ़ाने की तकनीकों को सीखना। सबसे पहला शत्रु है मल्टीटास्किंग और स्ट्रेस, तनाव का हमारी याददाश्त पर असर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, माइनस एक ही समय में कई काम करना। लेकिन केविन कहते हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ कई चीजें करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है और कोई भी जानकारी आपके दिमाग में ठीक से रजिस्टर नहीं हो पाती। आप किसी भी काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते, जिसका सीधा असर आपकी याददाश्त पर पड़ता है। इसी तरह स्ट्रेस यानी तनाव भी हमारी याददाश्त का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल छोड़ता है, जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। तनाव में दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता, चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता और नई जानकारी को याद रखना तो दूर की बात है। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग से बचें और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। दूसरा बड़ा शत्रु है नेगेटिव सेल्फ टॉक, नकारात्मक आत्म बातचीत किस तरह मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है। कितनी बार आप खुद से कहते हैं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं नाम याद नहीं रख पाता या मैं ये कभी याद नहीं कर पाऊंगा। केविन हॉर्सले कहते हैं कि ये नकारात्मक बातें असल में भविष्यवाणी का काम करती हैं। जब आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करता है। आपका आत्मविश्वास कम होता है और आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आपकी याददाश्त उतनी कमजोर नहीं होती जितनी आप उसे नकारात्मक बातें बोलकर बना देते हैं। ये एक मानसिक बाधा है जो आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए अपनी याददाश्त पर विश्वास करना सीखें। खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मेरी याददाश्त अच्छी है और मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी शत्रु है पुअर डाइट, खराब खानपान और नींद की कमी कैसे दिमाग को प्रभावित करती है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है और इसे ठीक से काम करने के लिए सही ईंधन और आराम की जरूरत होती है। खराब खानपान, अगर आप जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी वाली चीजें खाते हैं तो आपके दिमाग को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। दिमाग को ठीक से काम करने के लिए विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इनकी कमी होती है तो दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। नींद की कमी, केविन हॉर्सले कहते हैं कि नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये वो समय होता है जब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है और पुरानी यादों को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये प्रक्रिया बाधित होती है। आपका दिमाग जानकारी को ठीक से फाइल नहीं कर पाता और आप अगले दिन थका हुआ और कम ध्यान केंद्रित करने वाला महसूस करते हैं। नींद की कमी सीधे तौर पर आपकी याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कम करती है। तो दोस्तों, अपनी याददाश्त को अनलिमिटेड बनाने के लिए इन शत्रुओं से बचना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम करें, सकारात्मक सोचें और अपने शरीर और दिमाग को सही पोषण और पर्याप्त आराम दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी याददाश्त अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 12वें और अंतिम टॉपिक, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मेमोरी का इस्तेमाल के बारे में। केविन हॉर्सले अपनी इस अद्भुत किताब के आखिर में हमें बताते हैं कि हमने जो भी तकनीकें सीखी हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई या परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कैसे किया जा सकता है। याददाश्त कोई सिर्फ याद करने का टूल नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का एक जरिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो भी मेमोरी टेक्निक्स सीखी हैं उन्हें रोजाना की जिंदगी में कैसे लागू करें। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे औजार हैं जिन्हें आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
लोगों के नाम याद रखना। जब किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उसके नाम को किसी अजीब सी तस्वीर से जोड़ें या उसके चेहरे की किसी खास चीज से लिंक करें। उसे अपने मेमोरी पैलेस में किसी जगह पर रख दें। शॉपिंग लिस्ट, इसे याद करने के लिए लिंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। हर आइटम को पिछले आइटम से एक अजीब कहानी के जरिए जोड़ें। प्रेजेंटेशन या मीटिंग के पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को विजुअलाइज करें और उन्हें अपने ऑफिस के कमरे या मीटिंग हॉल के अलग अलग कोनों से जोड़ दें। जन्मदिन और सालगिरह, उन्हें किसी खास तारीख या घटना से जोड़ें जिसे आप आसानी से याद रख सकें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये तकनीकें आपकी आदत बन जाएंगी और आपकी याददाश्त बिना किसी खास कोशिश के बेहतर होती जाएगी। अब अगला सवाल है कि एग्जाम्स, स्पीचेस और मीटिंग्स में इन टेक्निक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। यही वो जगह हैं जहां ये तकनीकें आपकी सुपर पावर बन सकती हैं। एग्जाम्स में लंबी लंबी परिभाषाएं, समीकरण या इतिहास की तारीखें याद करने के लिए रोमन रूम टेक्निक या लिंकिंग मेथड का इस्तेमाल करें। जटिल कॉन्सेप्ट्स को चंक करें और उनके लिए माइंड मैप्स बनाएं। एक्टिव रिकॉल के जरिए खुद को बार बार टेस्ट करें। ये आपको परीक्षा के दबाव में भी शांत रहने और सही जवाब याद रखने में मदद करेगा। स्पीचेस, भाषणों में अगर आपको बिना नोट्स के लंबा भाषण देना है तो अपने भाषण के हर मुख्य पॉइंट को एक तस्वीर में बदलें और उन्हें अपने मेमोरी पैलेस में एक क्रम में रखें। जब आप भाषण देंगे तो बस अपने मेमोरी पैलेस में चलते जाएं और आपको हर पॉइंट अपने आप याद आता जाएगा। मीटिंग्स में मीटिंग के मुख्य एजेंडा पॉइंट्स, लोगों के नाम और महत्वपूर्ण निर्णय याद रखने के लिए चंकिंग और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। इससे आप मीटिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और हर बात को याद रख पाएंगे। और आखिर में केविन हॉर्सले इस बात पर जोर देते हैं कि ये मेमोरी टेक्निक्स आपको क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में कैसे मदद करती हैं। जब आपका दिमाग चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रख पाता है तो आपके पास ज़्यादा जानकारी तक पहुंच होती है। ये आपको नए विचारों को जोड़ने में मदद करता है क्योंकि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच संबंध बना पाते हैं। याददाश्त सिर्फ पुरानी जानकारी को रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिमाग को नई जानकारी को जोड़ने, पैटर्न देखने और नए समाधान खोजने में भी मदद करती है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट कर रहे होते हैं। बेहतर याददाश्त से आप ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं और ये आत्मविश्वास आपको रचनात्मक रूप से सोचने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अनलिमिटेड मेमोरी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला एक टूल किट है। ये आपको दिखाता है कि आपकी याददाश्त की कोई सीमा नहीं है और सही तकनीकों के साथ आप अपनी सीखने की क्षमता को अनंत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने केविन हॉर्सले की अद्भुत किताब अनलिमिटेड मेमोरी के एक एक पहलू को गहराई से समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी याददाश्त की असली शक्ति को पहचानते रहें। जय हिंद।